हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है उसका एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पर्सपेक्टिव से हम क्या क्या चीज़ें न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या नहीं होती हैं, और न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उस चीज़ को हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 8 नवंबर, फ्राइडे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं द हिंदू में। सबसे पहली बात तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आर्टिकल आया है आपका शांति निकेतन के ऊपर, कि वहाँ पे जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ के बारे में है। तो इसी के साथ हम लोग थोड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देख लेंगे। हम लोग कुछ उसके बारे में कुछ थ्योरी देख लेंगे और अलग अलग साइट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल है जिसमें इल्लीगल रेफ्यूजीज़ के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडियन नेबरहुड और रेगुलेशन ऑफ डीफेक्ट्स, ये दोनों हम एडिटोरियल्स के अंडर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आपका सेंटर अप्रूव्ड बोर्ड प्रेजिंग टैगोर पुट अप शांति निकेतन टू मार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। तो सबसे पहले मैं इसकी रेलेवेंस बता दूं। देखिए, इस आर्टिकल की रेलेवेंस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता है कि देखिए कोई आर्ट एंड कल्चर या फिर आपकी आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्लेस होती है, वो दुनिया के लेवल पे आती है, तब उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो ये वाला जो पूरा आर्टिकल है ये आपका आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो यूनेस्को कि अलग अलग जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इससे अक्सर एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनके लोकेशन क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड अभी लेटेस्ट या फिर लास्ट फ्यू ईयर्स में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स ऐड हो चुकी हैं, उनके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। अगर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपका ये GS 1 के अंडर आता है, आपका आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आता है एंड कहीं ना कहीं आपका हिस्ट्री में भी आता है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात हो रही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये वाला आर्टिकल जो है कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखिए अभी रिसेंटली मेंस में आया था। मेंस में ऐसा आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही ऊपर क्वेश्चन आया था, जहाँ की उनकी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ और एजुकेशनल आइडियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करना था। तो देखिए डायरेक्टली ऐसे पर्सनैलिटी किसी भी जो पर्सनालिटी है जो न्यूज़ में हो रही है उससे रिलेटेड अक्सर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड, उनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरीके के आर्टिकल्स को पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी मेन क्या है कि अभी कुछ समय पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने शांति निकेतन जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग दे दिया। तो उसके प्रेज में देखिए वहाँ पे कुछ बोर्ड वहाँ पे डिक्लेयर किया गया, वहाँ पे कोई बोर्ड टांगा गया जिसको लेके कंट्रोवर्सी हुई, जिसके कंटेंट को लेके कंट्रोवर्सी हुई एंड अभी उस कंट्रोवर्सी के चलते उसको फिर से रिवाइज किया गया है। एंड इस बोर्ड के कंटेंट को, इस बोर्ड में जो लिखा था उसको कुछ रिवाइज किया गया और अभी फिर से वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो इस चीज़ के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। तो चलिए इसी के साथ हम थोड़ा बहुत शांति निकेतन के बारे में देख लेते हैं। तो शांति निकेतन है कहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात तो ये वेस्ट बंगाल में है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। सेकेंडली ये इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, ध्यान में रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे इस्टेब्लिश किया था। कब, 1901 में। ठीक है। ये है क्या, इट वॉज अ रेजिडेंशियल स्कूल बेस्ड अपॉन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन। जो अलग अलग तरीके के जैसे गुरुकुल होते हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हुई, तो एक टाइप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के एंशियंट ट्रेडिशंस को पढ़ाता है। इसका विजन क्या है, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड्स रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंड्रीज। तो एक टाइप से ह्यूमैनिटी
को एज अ यूनिफिकेशन के तौर पे पढ़ने के यहाँ पे विजन है। एंड यहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल जो बाउंड्रीज होती हैं उनके भी आगे जाके एक टाइप से यूनिटी को बढ़ावा देना है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट शांति निकेतन इन 1921 रिकग्नाइजिंग द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी और विश्व भारती। तो यह 1921 में एक शांति निकेतन जो जगह है यहाँ पे एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। एंड इसका विजन क्या था? यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, या फिर इसको विश्व भारती भी बोला गया था। तो रिप्रेजेंट्स अप्रोचेस टुवर्ड्स पैन एशियन मॉडर्निटी ड्राइंग ऑन एंशियंट मेडिवल एंड फोक अक्रॉस द रीजन। तो यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो करिकुलम होता है, जो यहाँ की आइडियोलॉजी है, वो ये है कि यहाँ पे हम पूरे एशिया के कल्चर को साथ में लेके पढ़ते हैं, ठीक है। एक कॉस्मोपॉलिटन और एक डाइवर्स आउटलुक के साथ यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे समय के साथ भी कॉन्टिन्यूटी रखी जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई ही जाती है, साथ में एंशियंट मेडिवल और जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग जगहों के एशिया में, उनको भी ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। Shanti Niketan, popularly known as the university town in the north of Kolkata, originally an ashram built by Debendranath Tagore, where anyone irrespective of caste and creed could come and spend time meditating on the one supreme God। तो शांति निकेतन जो जगह है इसे अभी आज के समय में यूनिवर्सिटी टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पूरा टाउन है ये आपके विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसके अराउंड लोकेटेड है, उसके अराउंड बसा हुआ। शुरुआत में शांति निकेतन आपका एक आश्रम था जिसको बनाया किन्होंने था? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने बनाया था, जहाँ पे आके लोग ध्यान कर सकें, ध्यान लगा सकें, और कोई भी स्तर का आदमी, किसी भी बैकग्राउंड का आदमी वहाँ पे आके मेडिटेट कर सकता था। इन 2010 द सेंटर हैड फर्स्ट ट्राई टू गेट द वर्ल्ड हेरिटेज टैग फॉर शांति निकेतन। तो 2010 में सबसे पहली बार जो आपकी सरकार है उसने कोशिश करा था कि इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल सके। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 was inspired by the model of education by Nobel laureate had introduced at शांति निकेतन। तो जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है आज के समय में, जो अभी कुछ साल पहले 2020 में लॉन्च हुई थी, एक टाइप से जो हमारा पूरा एजुकेशनल रिफॉर्म का जो फ्रेमवर्क है वो भी आपका शांति निकेतन के मॉडल से इंस्पायर हुई थी। अब हम देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है। इट इज़ अ लैंडमार्क और एन एरिया विद लीगल प्रोटेक्शन बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनाइटेड नेशन यूनेस्को। तो एक टाइप से बहुत इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल साइट होती है, कोई जगह होती है जिसको कानूनी तौर पे प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। एंड ये किसके अंडर है? आपका यूनेस्को के अंडर, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर डिजाइंड बाय यूनेस्को फॉर हैविंग कल्चरल, हिस्टोरिक, साइंटिफिक और अदर फॉर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर कोई भी जगह है जिसकी ऐतिहासिक महत्वता बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई साइंटिफिक या फिर किसी भी तरीके की महत्वता पूरे दुनिया में बहुत यूनिक पोजीशन होल्ड करती है या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है। दे आर जज्ड to contain cultural natural heritage around the world considered being outstanding value to humanity। तो देखिए किसी भी जगह की ह्यूमैनिटी के लिए क्या वैल्यू है, ठीक है, लोगों के लिए क्या वैल्यू है, एज कलेक्टिव सारे लोगों के लिए क्या वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कल्चरल वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू, हेरिटेज वैल्यू या फिर नेचुरल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तब उसे टैग दिया जाता है। इंडिया में कितने सारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? देखिए 40। ये जो है आपके फैक्ट्स हो गए, एंड ये आपके प्रीलिम्स, स्पेशली जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंडिया में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसमें 34 कल्चरल साइट्स हैं और 7 जो है नेचुरल साइट्स हैं और 2 जो हैं मिक्स्ड साइट्स हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे मैप में, इतनी सारी इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ध्यान में रखिए आपको इन लोकेशंस को अच्छे से रीड करना है, एंड एक टाइप से अगर हो सके तो आप लर्न कर लीजिए। स्पेशली जो अलग अलग साइट्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। देखिए जैसे दिल्ली में हुमायूंस टूम है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है,
ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद सन टेम्पल है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, सांची के मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, महाबलीपुरम है, आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं, ओके। एंड उसके बाद आपका हम्पी एंड पट्टाडकल है, उसके बाद अजंता एलोरा केव्स हैं, ढोलावीरा है आपका, एंड रन की वाव है आपका राजस्थान में। तो ये आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तीसरे नंबर पे क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। चौथे नंबर पे उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि वो जगह किसने बनाई, ठीक है, क्यों बनाई और कब बनाई। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनकी नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है, नेचुरल सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेचुरल साइट्स भी हैं। देखिए जैसे नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क, काजीरंगा एंड वाइल्ड लाइफ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंचनजंगा नेशनल पार्क, उसके बाद आपका नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हिस्टोरिकल वैल्यू किसकी है, यहाँ पे नेचुरल वैल्यू किसकी है। तो अब हम अगर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें तो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, 32 हैं। नेचुरल साइट्स आपकी 7 है, काजीरंगा है आपका, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट्स है, सुंदरबंस हैं, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड क्योलादियो नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा मिक्स्ड साइट आपकी कौन सी है, आपकी एक है कंचनजंगा, ठीक है। सबसे पहली आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं जो शुरुआत में आई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनमें से है आपका ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। एंड अभी लेटेस्ट एडिशन आपका शांति निकेतन है और 2021 में आपका हरप्पन सिटी ककटिया रुद्रेश्वर टेम्पल आपका ऐड हुआ था। एंड कौन सी कंट्री है जिसके सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आपका सबसे पहले आता है इटली, यहाँ पे 58 है, चाइना में 56 है, जर्मनी में 51 है, फ्रांस में 49 है, और इंडिया इज़ द 6th इन द वर्ल्ड ऑफ 6th इन द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपका प्योरली प्री बेस्ड आपका इंफॉर्मेशन है। अब उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर टू गिव डिटेल्स ऑफ इनफ्लो ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये आपका क्या कहता है कि देखिए हम जानते हैं कि इंडिया में स्पेशली जो आपके स्टेट्स हैं, असम, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी रहती है। जैसे आपका सिटीजनशिप अभी अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, वो हो गया, एंड उससे रिलेटेड और भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो उसी के ऊपर, उसी मैटर के ऊपर, उसी इशू के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला है, क्या बोला है, द अनलिमिटेड, देखिए आर्टिकल में दिखाते हैं, द अनलिमिटेड इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश नॉट ओनली चेंज डेमोग्राफिक्स बट ऑल्सो पोज्ड अ बर्डन ऑन रिसोर्सेज मेंट फॉर इंडियन सिटीजन। तो देखिए कहीं भी, जैसे मान लीजिए हम आसाम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आसाम में कुछ लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कुछ लेवल ऑफ रिसोर्सेज होंगे जो कि सर्टन लेवल ऑफ पीपल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इलीगल इमिग्रेशन से क्या होता है, लोग बाहर से आते हैं, सेटल करते हैं और उन रिसोर्सेज को वो भी यूज़ करने लगते हैं। तो मान लीजिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को एक रिसोर्स अगर मान ले, तो मान लीजिए 100 लोगों को वो अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन की वजह से 50 लोग और बढ़ जाएं तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो जाएगी वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस एग्जाम्पल के तौर से आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे डेमोग्राफिक्स, जो वहाँ के लोगों का कॉम्पोजिशन है वो बदलने लगता है, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, पॉपुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी हो गया, अलग अलग ये सारे फैक्टर्स में काफ़ी चेंजेस होने लगते हैं। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन पॉलिसी होगी, जो डेमोग्राफिक पॉलिसी होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आने लगते हैं। कहीं ना कहीं फिर इससे लोगों के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं, सेपरेटिज्म होने लगता है, ठीक है।
तो इसी के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इलीगल तौर से जो लोग माइग्रेट करते हैं उसको और अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे एक गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेके पिटीशन करी थी एक असामीज ग्रुप ने और चैलेंज किया था क्या सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। एक बार हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 6A आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 का क्या है। तो ये जो सेक्शन 6A है, जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, वो कैटेगराइज करता है लोगों को 3 हिस्से में, ठीक है। वो बताता है इमिग्रेंट्स के लिए वाला लॉ है और ये बताता है कौन सा इमिग्रेंट इंडिया में सिटीजन बन सकता है। तो ये कहता है कानून कि 3 टाइम पीरियड बताता है ये कानून, ठीक है। एक तो 1 जनवरी 1966 कानून सेक्शन 6 से ये कहता है कि जो 1 जनवरी 1966 से पहले आते हैं दे आर डीम्ड, उनको मान लिया जाए कि वो इंडियन सिटीजन हैं। जो जनवरी 1 1966 से मार्च 25 1971 के बीच के अंतराल में आते हैं उनको इंडियन सिटीजन बनने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, कुछ उन्हें दस्तावेज देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। और जो मार्च 25 1971 के बाद में जो लोग इलीगली आते हैं बांग्लादेश से इंडिया, उनको वापस भेज दिया जाए, उनको इलीगल गैर कानूनी माइग्रेंट्स के तौर पे उन्हें लेबल किया जाए और उन्हें वापस भेज दिया जाए। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि सरकार जो है 1970 मार्च 25 1971 के बाद कितने सारे इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उस एरिया में, उसको लेके भी डेटा प्रोड्यूस करे, उसके ऊपर भी रिसर्च करे, डेटा प्रोड्यूस करे, ताकि इसके ऊपर डिसीजन लेने में और ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। एंड इस आर्टिकल को लेके जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 6A को लेके ये भी बोला कि जो सेक्शन 6A है ये आपका स्पेशली आसाम पे ही लागू होता है, जबकि आसाम से बड़ा बॉर्डर जो है आपका वेस्ट बंगाल शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी क्वेश्चंस उठाए गए कि आसाम पे अगर लागू होता है तो वेस्ट बंगाल पे क्यों नहीं, उस चीज़ का तो कोई डेटा भी नहीं है। एंड इस चीज़ का भी डर है कि कहीं वेस्ट बंगाल में अभी तक ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स ना आ गए हों, ठीक है। एंड उसके बाद आता है चीफ जस्टिस नोटेड दैट द ग्रीवियंस अबाउट द डेमोग्राफिक चेंज एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल कल्चरल आइडेंटिटी ड्यू टू इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री कैन नॉट be compared to a complaint by people of one state about how migrants from another state within the country were changing their culture। तो आखिरी में ये भी बोला कि जब हम इसकी कंप्लेन करते हैं कि दूसरे देश से आके जो है माइग्रेंट्स जो हैं, लोग एक जगह पे आके दूसरी जगह जाके वहाँ का लोकल कल्चर ऑल्टर करते हैं, ठीक है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते जो आपका इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है। जैसे राजस्थान से दिल्ली माइग्रेट कर जाते हैं, वो यूपी से दिल्ली माइग्रेट कर जाते हैं, यूपी से महाराष्ट्र माइग्रेट कर जाते हैं, तो वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, ये वाला जो चेंज है ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। ये है आपका पूरा आर्टिकल जो ये चीज़ समझा रहा है। अब आते हैं हम एडिटोरियल एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे आज 2 इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, उन दोनों को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है इंडियाज़ ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमास, ठीक है। ये सबसे पहले इसकी रेलेवेंस समझा दूँ। रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पे इंडियन नेबरहुड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि कितने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आपके नेबरहुड को शेयर कर रहे हैं, उनके नेबर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, उनके क्या जोग्राफिकल फीचर्स हैं जो आसपास शेयर कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस और जोग्राफी इनसे प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर हम मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपल इंडिया और इंडिया का जो नेबरहुड रिलेशंस हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। अब या इस पूरे आर्टिकल में इंडिया, अगर मैं आपको समराइज करना चाहूँ तो आज के समय में इंडिया के नेबरहुड में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में ये वाला आर्टिकल अलग अलग चैलेंजेस को लिस्ट करता है। एंड ये बताता है आज के समय में इंडिया के पास क्या मतलब डिलेमाज हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं और क्या क्या इश्यूज़ हैं कि इंडिया जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने पॉलिसीज़ हैं या फिर अपने इंटरेस्ट हैं, उनको फर्दर करने में क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं।
और आखिरी में ये भी बताया है व्हाट कैन बी डन। तो ये वाला आर्टिकल आपके मेंस के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा, इस आर्टिकल को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इंडियाज़ ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमास। तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बैकग्राउंड इस पूरे का ये है, पिछले कुछ दशकों में इंडिया जो है आपका ग्लोबल साउथ या फिर साउथ एशिया भी कह सकते हैं, वैसे ग्लोबल साउथ एक वाइडर टर्म है, साउथ एशिया आपका एक पर्टिकुलर रीजन आता है। तो इंडिया जो है साउथ एशिया में एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज के समय में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं आपके साउथ एशियन रीजन में, ठीक है। एंड इंडियन और ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस इंडिया के नेबरहुड में हैं, इंडिया के ही पड़ोस में हैं। जैसे अगर बताऊं यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के इंडिया के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, प्लस वहाँ पे डिज़ास्टर्स काफ़ी आते हैं, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी क्रिपलिंग है, पर और उसके साथ यहाँ पे टेररिज्म का इशू है। अगर अफ़गानिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ पे तालिबान का रूल चलता है और इनके भी इंडिया के साथ डायरेक्ट डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस नहीं हैं। अगर म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार में भी आपका मिलिट्री रूल है जो कि आप इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया कहता है वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहाँ पे इश्यूज़ हैं। उसके बाद आ गया आपका चाइना आ गया, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत ढेर सारे बॉर्डर इश्यूज़ हैं आपके, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं आपके, ये हो गया, ठीक है। एंड काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जैसे श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंडीशंस चल रही हैं एंड उनको चाइना कैपिटलाइज करना चाह रहा है। तो एंड उसके बाद और भी इसके अब हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के नेबरहुड में आज के समय में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है क्या क्या डिलेमाज हैं आज के समय में इंडिया की जो नेबरहुड की फॉरेन पॉलिसी है उसमें। तो देखिए 3 तरीके के यहाँ पे डिलेमाज बताए गए हैं। सबसे पहले इंडिया के नेबरहुड में एंटी इंडिया रिजीम्स जो हैं राइज करने लगे हैं। एंटी इंडिया रिजीम मतलब एंटी इंडिया सरकारें। देखिए अलग अलग देश हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी सरकारें बदलती हैं। एक सरकार हो सकती है इंडिया को फेवर करे अपने सत्ता के दौरान, और दूसरी सरकार हो सकती है जो अपने सत्ता के दौरान इंडिया को फेवर ना करे। तो आज के समय में इंडिया को ना फेवर करने वाली सत्ताएं जो हैं देशों में अब आने लगी हैं, ठीक है। स्पेशली साउथ एशिया में, जैसे आपका मालदीव्स हो गया और आपका बांग्लादेश हो गया। जैसे मालदीव्स में हम अभी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे अभी रिसेंट इलेक्शन हुए थे, नए प्रेसिडेंट आए हैं, यहाँ पे उनका स्टैंड काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया है। इनका पोस्चर क्या है, एक टाइप से इंडिया को कहना चाह रहे हैं कि मालदीव्स छोड़ के आप जाइए, आपका जो मिलिट्री या नेवी प्रेजेंस है मालदीव्स में उसको हटाना चाहते हैं। और बांग्लादेश में भी देखिए जो खालिदा जिया लेड गवर्नमेंट है, वो आगे आने वाले चुनाव में उनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, और उनका इंडिया के साथ कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। तो ये आपका पहला इशू है। दूसरा इशू आपका स्ट्रक्चरल चैलेंज है। स्ट्रक्चरल चैलेंज आपका चाइना के साथ है। अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, जैसे इंडिया चाइना का BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके जाता है। वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपोज करता है। और इसके अलावा BRI के अंडर जैसे आपका हम्बनटोटा पोर्ट हो गया आपका श्रीलंका में, वो हो गया एक चैलेंज। और कहीं ना कहीं एक और चैलेंज ये है कि जिन कंट्रीज़ को, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो समस्या में हैं, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उनकी मदद करने के लिए बाकी देश नहीं आते। जैसे पाकिस्तान हो गया देखिए, या फिर अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, या फिर म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनकी मदद करने के लिए बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर बाकी देश हैं वो नहीं आ रही हैं। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रूल है उसमें बाकी कंट्रीज़ इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। ऐसे ही म्यांमार में और श्रीलंका में भी बहुत सारी कंट्रीज़ ह्यूज डोनेशन नहीं दे रही हैं। ऐसी सिचुएशन में चाइना आगे बढ़ के उनकी मदद कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए चैलेंज है क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ इंडिया के नेबरहुड में हैं। और तीसरा चाइना का स्ट्रक्चरल चैलेंज ये है कि चाइना जो है अब बाकी देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली भूटान का हमने एक एडिटोरियल में डिस्कशन किया था कि चाइना जो है भूटान के साथ इंगेज कर रहा है बायलैटरल लेवल पे और उनके साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका आउटकम ये होगा कि भूटान और चाइना के संबंध अच्छे बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इंडिया बाकी नेबर्स को
अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वहीं चाइना जो है बाकियों के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करके उनसे खुद अपने अच्छे रिलेशन बना रहा है। एंड ये भी ध्यान में रखने की बात है, बाकी सबसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर रहा है चाइना, बट इंडिया से नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे अभी गलवान वैली में क्लैश हुआ है, अक्साई चिन को लेके इशू रहता है, आपका अरुणाचल प्रदेश को लेके इशू रहता है, डोकलाम का इशू है, पेंगोंग लेक का इशू है, ये सारे के सारे आपके बॉर्डर एरियाज में ही इशूज आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने की बात है। तीसरा चैलेंज ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ अनफ्रेंडली नेबरहुड, कि ये दोनों जो चैलेंजेस हैं इन दोनों को अगर मिला दें तो कहीं ना कहीं डर होता है कि जो हमारा ओवरऑल नेबरहुड है वो इंडिया के साथ अनफ्रेंडली ना हो जाए। तो ये 3 डिलेमाज हैं इंडिया के पास। अब ये इमर्ज क्यों होते हैं, ये डिलेमाज आते ही क्यों हैं, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि आज इंडिया इस तरीके की सिचुएशन में है? तो देखिए उसके कुछ 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न आपका ये है, आपका रीजनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। देखिए तो देखिए एक एक करके मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये डिमिनिशिंग पावर ऑफ यूएसए, कि आज के समय में यूएसए जो है अपनी प्रेजेंस एशिया में कम करता जा रहा है। अभी तक यूएसए जो था एक मेजर पावर था, कि जैसे जब पहले के समय में क्या होता था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इश्यूज होते थे तो यूएसए जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। ठीक है, पाकिस्तान का प्रेजेंस जो है ईरान इराक में था, यूएसए का जो है प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान में था। ठीक है, तो पहले के समय के मुकाबले अगर आज के समय में देखें तो पाकिस्तान जो है यहाँ से निकलता जा रहा है, यहाँ से विड्रॉ करता जा रहा है और अपनी एनर्जीज फोकस कहाँ कर रहा है आज के समय में, इंडो पैसिफिक। ठीक है, और साउथ एशिया से निकल रहा है। तो अभी तक क्या होता था, इससे पहले इसका एक और एंगल है यूएसए के एशिया में प्रेजेंट होने का। कहीं ना कहीं यूएसए का होना इंडिया के लिए एडवांटेजियस भी था, इंडिया के लिए फ़ायदेमंद भी था। क्यों? क्योंकि इंडिया का एक कॉम्पिटिटर है चाइना, और हमेशा से यूएसए जो है चाइना को चैलेंज करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, जब भी इंडिया को इशू होता था चाइना से तो कहीं ना कहीं यूएसए भी उसको सपोर्ट करता था इंडिया को। तो आज के समय में ये जो एडवांटेज थी ये अब कम हो जाएगी। अब इससे एक इशू एक और होगा, एक तो इंडिया के लिए इससे इशू होगा कि यूएसए निकल रहा है, इंडिया को सपोर्ट कम मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल और पावर की जो स्पेस यूएसए ने अपना फुलफिल कर रखी थी, अपनी कैप्चर कर रखी थी इस पूरे एरिया में, उसके जाने से अब एक वैक्यूम बन जाएगा। ठीक है, उस वैक्यूम को अब कौन ऑक्यूपाई करना चाह रहा है? यूएसए जो पोजीशन ऑफ पावर में था एशिया में, अब उसको रिप्लेस कौन करने की कोशिश कर रहा है? आपका चाइना, कि जो रोल यूएसए प्ले करता था अब कोशिश कर रहा है चाइना वो रोल प्ले करने की। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा क्या है? कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ आर टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना टू सपोर्ट इंडियाज एबिलिटी टू सपोर्ट देम इज लिमिटेड। तीसरी बात ये है जियोपॉलिटिक्स की, कि इंडिया की जो है कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी स्पेशली चाइना के मुकाबले कम है, ये एक फैक्ट है। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो आप कंपेयर कर लीजिए कि इंडिया ने कितना एड किया और उसके मुकाबले चाइना ने कितना एड किया। ठीक है, तो श्रीलंका जो है अगर चाइना ज़्यादा एड करेगा उन्हें तो नॉर्मल सी बात है कि श्रीलंका जो है चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्ट होगा, चाइना को और ज़्यादा फेवर करेगा। ठीक है, इसी तरह जो है पाकिस्तान से चाइना से और भी बाकी कंट्रीज जो हैं उनसे इंगेज करना चाह रही हैं, इंडिया से नहीं। जैसे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया। चाइना जो है ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज से अच्छे संबंध बनाए और इंडिया की तरफ जो झुकाव था उनको अपनी तरफ कर ले। और चौथा ये था, इंडियाज पॉलिसी वॉज रिस्ट्रिक्टेड बाय नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल बट चाइना ऑफर्स रिलेशन विदाउट एनी नॉर्म्स। कि इंडिया के अभी तक अगर इंडिया किसी से संबंध बनाता था, ठीक है, अपने नेबरहुड से संबंध बनाता था तो कुछ विचारधारा पे बनाता था, कुछ प्रिंसिपल्स पे बनाता था। फॉर इंस्टेंस अगर पहले क्या होता था, जैसे पंचशील वाली पॉलिसी थी, ठीक है, इंडिया कहता है कि उसके बाद इंडिया कहता है कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को हम सपोर्ट करते हैं, तो जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी हम उनसे ज़्यादा इंगेज करेंगे। तो इसीलिए इंडिया जो है म्यांमार से बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं करता, अफगानिस्तान से नहीं करता। लेकिन चाइना ऐसे किसी प्रिंसिपल को नहीं मानता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाइना के पास एक एडवांटेज है कि वो जिससे चाह रहा है उससे उसके अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं और बाकी जो इंडिया का इन्फ्लुएंस था वो कम होता जा रहा है।
अब दूसरा रीज़न क्या है डिलेमा का, इंडियाज पॉलिसी स्टेटस को टुवर्ड्स डोमेस्टिक प्लेयर्स। इसका क्या मतलब है, इंडिया ओनली डील्स विद इलेक्टेड स्टेक होल्डर्स नॉट विद अदर स्टेक होल्डर ऑफ द नेशन, एलियनेशन ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स इन अदर कंट्रीज। तो जैसे देखिए मालदीव्स में हुआ, अक्सर इंडिया का अप्रोच क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया को मालदीव्स से अच्छे रिलेशन बनाने हैं, तो इंडिया जो है किन से इंटरेक्ट करेगा, जो मालदीव्स की सरकार होगी, जो वहाँ की लीडिंग गवर्नमेंट होगी, इंडिया सिर्फ उन्हीं से इंटरेक्ट करेगा, उन्हीं से कम्युनिकेट करेगा और उन्हीं से अच्छे संबंध बनाएगा, उसके अलावा किसी से नहीं। तो यहाँ इंडिया की वीकनेस ये है कि जो उस कंट्री के ऑपोजिशन लीडर्स होते हैं या फिर उस कंट्री के और बाकी स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे इंडिया इंगेज नहीं करता, क्योंकि सरकारें बदलती हैं। एक पार्टी जो है अगर इंडिया को सरकार में आने के बाद सपोर्ट करती है, ज़रूरी नहीं अगर कि दूसरी भी करे, तो ताकि सारी कंट्रीज़ के बाकी स्टेक होल्डर्स भी सपोर्ट करें, हर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि इंडिया बाकी लीडरशिप के साथ भी इंगेज करे, जो कि इंडिया अभी नहीं करता है। उसके बाद इंडिया जो है कुछ अजम्पशंस होल्ड करके रखता है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है मान के चलता है। क्या तीसरी इशू ये है, देखिए क्या रीज़न है, डीलिंग विद साउथ एशिया विदाउट पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया का ये हमेशा से अप्रोच रही है कि इंडिया जो है साउथ एशियन रीजन में अच्छे से इंगेज करेगा, बट कहीं भी पाकिस्तान को एंटर नहीं करने देगा। दूसरा, इंडिया को ये एजम्पशन है कि इससे इंडिया को फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये ऑथर ने बताई है, डीलिंग विद द नेबरहुड बेस्ड अपॉन सॉफ्ट पावर कल्चरल कनेक्ट नॉट एग्जैक्टली पेड आउट हाउ इंडिया वांटेड। कि इंडिया जो है अपने नेबरहुड से देखिए किन किन पॉइंट्स पे कनेक्ट करता है, जोग्राफिकल पॉइंट्स पे कनेक्ट करता है, आपका कल्चरल पॉइंट्स पे कनेक्ट करता है, रिलीजियस पॉइंट पे कनेक्ट करता है, एथनिक पॉइंट्स पे कनेक्ट करता है, ठीक है, और जैसे अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिस हो गए। लेकिन इससे इंडिया को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। अगर इंडिया इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली या मिलिटरीली भी इंगेज करता, तो शायद हो सकता है इंडिया को का बेटर आउटकम होता। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने जो कुछ एजम्पशंस होल्ड कर रखे थे, वो इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा प्ले आउट नहीं हुए हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर बात करता है कि इसका हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। तो सबसे पहली चीज़ है, इंडिया को सबसे पहले एक्सेप्टेंस करनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा कि साउथ एशिया में फाइनली अब बैलेंस ऑफ पावर जो है वो चेंज हो रहा है। अब आज के समय में पुराने साउथ एशिया में जो था, इंडिया एक प्राइमेसी, एक सेंट्रल रोल प्ले करता था कि इंडिया सबके बीच में था, इंडिया के आसपास सारी कंट्रीज़ थी, इंडिया के पास एक बड़ी कोस्ट लाइन थी, एंड इंडिया जो है कल्चरल और हिस्टोरिकल पावर रहा है। तो इस बेसिस पे इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी प्ले आउट करता था। लेकिन आज के समय में चाइना जो है इंडिया का एक सीरियस कंटेंडर इमर्ज हो गया है, इंडिया का एक कॉम्पिटिटर इमर्ज हो गया है। ये चीज़ इंडिया को एक्सेप्ट करनी होगी। अब दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई इंटरेक्शन विद अदर एक्सटर्नल एक्टर्स की, जैसे मालदीव्स में है, तो वहाँ पे क्या इंडिया को करना चाहिए ताकि जो बाकी लीडर्स भी हैं आपके मालदीव्स पॉलिटिक्स में, इंडिया को उनके साथ भी इंगेज करके उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए थे। एंड तीसरी चीज़ ऑथर ने ये बताई है कि इंडिया को अपने डिप्लोमेसी में सक्सेस होने के लिए जो इंडिया का खुद का डिप्लोमेटिक स्टाफ है, जिसको लेके अक्सर सजेशंस दिए गए हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि इंडिया जो है और बाकी स्टेक होल्डर्स से और ज़्यादा क्लोजर लेवल पे इंटरेक्ट कर सके। तो ये चीज़ें हैं जो इस पूरे आर्टिकल में एक्सप्लेन करी गई हैं। ये आपका एनालिसिस के लिए, एनालिसिस अबाउट साउथ एशियन पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो इसको आप कोशिश करिएगा अच्छे से और डीपली समझने की। उसके बाद है आपका आर्टिकल रेगुलेटिंग द डीप फेक्स एंड एआई इन इंडिया। तो अगर मैं इसकी रेलेवेंस बताऊं, रेलेवेंस की बात करें तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मशीन लर्निंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, कैसे फंक्शन करता है, क्या इनके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, इनके कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये आपका
GS3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड ये आपका GS2 में आपका जो गवर्नेंस होता है, आपका ई गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है अबाउट रेगुलेशन ऑफ AI। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, अगर मैं आपको समरी बताऊं, सबसे पहले एक ग्लैंस दे दूं, तो यहाँ पे हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अभी काफ़ी ज़्यादा राइज पर है। इसका एक आउटकम है, आपने सुना होगा, डीप फेक्स। ठीक है, अभी रिसेंटली आपका एक काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियो हुआ है आप एक एक्ट्रेस का, रश्मिका मंदाना का, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डीप फेक्स से संबंधित कंट्रोवर्सी चालू हो गई है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बात करते हैं कि डीप फेक्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये काम कैसे करते हैं, एंड इसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है, क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इशू आ जाता है। इशू ये आता है कि इंडिया के पास इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ पॉलिसीज़ हैं, इनएडिक्वेट फ्रेमवर्क हैं, तो उसका सल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से हम एक अपना रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क जो होता है, एक रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क हम कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरा आर्टिकल बताता है। तो आपको AI के रेगुलेशन के बारे में समझने के लिए ये वाला आर्टिकल ध्यान से देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं बता ही चुका हूँ इस पूरे आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या है कि एक डीप फेक का वीडियो आता है आपका रश्मिका मंदाना का, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो जाता है। तो अब देख लेते हैं डीप फेक होता क्या है। तो आपका किसी भी प्रकार का जो डिजिटल मीडिया होता है, जैसे आपका वीडियो हो गया, आपका फ़ोटो हो गया, इमेज हो गया या फिर ऑडियो हो गया, अगर उसमें कुछ फेरबदल करी जाए, उसमें मैनिपुलेशन करी जाए और उसको एडिट किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ठीक है, क्या करा जाए कि जो उसका कंटेंट है, ठीक है, उसको चेंज कर दिया जाए। जैसे किसी वीडियो में किसी की शक्ल बदल दी जाए या किसी का ऑडियो बदल दिया जाए या किसी इमेज को एडिट ऐसे कर दिया जाए जिससे काफ़ी ज़्यादा अगर वायरल होने पे इश्यूज हो जाएं, उस चीज़ को हम कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं डीप फेक। एक टाइप से आपका जो फेक कंटेंट है, जो नकली कंटेंट है या फिर झूठा कंटेंट होता है, उसको बनाने में डीप फेक का अक्सर इस्तेमाल होता है। एंड इससे लोगों की जो रेप्यूटेशन है उसको बहुत डैमेज होता है और पब्लिक के बीच में डिस्ट्रस्ट आता है, लोगों के बीच में भरोसा कम हो जाता है। अब डीप फेक का इस्तेमाल काफ़ी जगहों पे अब नेगेटिवली होने लगा है। सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट आता है पॉलिटिक्स में, जब डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है आपकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप कभी एस्से में बताना चाहें या फिर आप कभी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर AI के बारे में बात करें, तो आप AI एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं क्या कि 2020 में सबसे पहली बार एक डीप फेक वायरल वीडियो आया था कि जो आपके BJP लीडर हैं मनोज तिवारी, उनका एक डीप फेक बना था। उसके बाद आपका जो MP कांग्रेस चीफ हैं आपके कमलनाथ, उनका एक डीप फेक वीडियो बना था। एंड जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका भी डीप फेक वीडियो बन चुका है। एंड इन सब से काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड प्रमोट करी है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ के बीच में, पार्टीज़ के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स क्रिएट करी हैं। एक टाइप से इनस्टेबल इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स प्रमोट करने की कोशिश करी जाती है डीप फेक्स वीडियो बना के, जो कि सारे के सारे गलत होते हैं। तो ये आपका डीप फेक्स और पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इमरजेंस के बारे में। देखिए जो टेक्नोलॉजी है डीप फेक, दो चीज़ों का यूज़ करती है। आपका सबसे पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। देखा जाए तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स तो हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे एजुकेशन हो गया, फिल्म प्रोडक्शन हो गया, क्रिमिनल फॉरेंसिक हो गया या आर्ट हो गया। कि जैसे एजुकेशन में हो गया, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स को नरेशन के लिए बताना है, ठीक है, आपको वीडियोस क्रिएट करने हैं, तो उसमें आप अलग अलग
हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के वीडियोस आप बना सकते हैं उनकी इमेजेस यूज़ करके। फिल्म प्रोडक्शन में जैसे आपका एनिमेशन होती है वो यूज़ होता है, क्रिमिनल फॉरेंसिक्स होता है, एंड आपका ऑब्वियसली आर्ट के लिए तो होता ही है। लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव क्या है? इससे लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों का एक फेक वीडियो बना के उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है, इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे अभी हम डीप फेक्स एंड पॉलिटिक्स को बारे में बात कर रहे थे, जब भी इलेक्शंस होते हैं ऐसे लीडर्स की भड़काऊ भाषण देते हुए एक डीप फेक वीडियो बना दी और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दंगे होने लगे, फसाद होने लगे, ठीक है। तो इलेक्शन जो है पूरा डिसरप्ट हो गया, इलेक्शन ही बंद हो गया। लार्ज स्केल मिस इन्फॉर्मेशन की, जैसे मान लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी है, उसका वीडियो को मैनिपुलेट करके वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दे रहा है, एक टाइप से मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। और ऑनलाइन जेंडर वायलेंस, वुमेन के ऊपर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है और पड़ भी रहा है आज के समय में। एंड अगर आज के बारे में बात करें कि डीप फेक जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है, आज के समय में डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बन गई है, बहुत ज़्यादा आसान बन गई है कि कोई भी इसे चला सकता है, यूज़ कर सकता है। कोई भी अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर जो है, जिसको सिर्फ मोबाइल चलाना आता हो, स्मार्टफोन चलाना आता हो, कोई ऐप चलानी आती हो, वो भी एक टाइप से अब डीप फेक बना सकता है, ठीक है। अब आज के समय में इसके इमर्जें ये और भी ज़्यादा तेज़ इसलिए इमर्ज हुआ है क्योंकि उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये पता लगाना कि कौन सा वीडियो डीप फेक है, कौन सा नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप पता ही नहीं लगा पाएंगे तो आप पकड़ेंगे उसे कैसे जिसने डीप फेक बनाया है। एंड हायर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, आज के समय में ये चीज़ें जो हैं सब चीज़ें बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन का ज़माना है एंड हर कोई ये सब जानता है चलाना और हर कोई कहीं से भी खरीद सकता है। तो इसलिए भी डीप फेक का अब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है, बहुत तेज़ी से। एंड कहीं ना कहीं इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। कंट्रीज़ जो हैं, अलग अलग इंटरनेशनल कॉलेजेस जो हैं, इनको लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है कि जैसे MIT की अगर बात करें तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, डिटेक्ट फेक वेबसाइट्स हैं, जो कि आपके डीप फेक्स के बहुत छोटे छोटे डिटेल्स को एनालाइज करके बताता है डीप फेक है कि नहीं। तो ये सारा इमरजेंस के चीज़ें हैं। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि डीप फेक को इस्तेमाल करके जेंडर वायलेंस, इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी मिल रही है। डीप फेक अभी तक देखिए 96% जो डीप फेक है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट में यूज़ होता है, एंड उसमें भी 99% जो कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया जाता है वो वुमेन होती हैं, ठीक है। एंड डीप फेक को जो है वुमेन को टारगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा आज के समय में यूज़ किया जाता है कि जैसे दो पार्टनर्स हैं तो एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर का कोई गलत डीप फेक वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, ठीक है, एक टाइप से सोशल सैंक्शन आ जाता है। क्योंकि कुछ इशू हो गया है, ठीक है, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, उसके चलते ये सारी चीज़ें भी अब लोग इस तरीके से भी अब डीप फेक को यूज़ करके जो जेंडर है, जो वुमेन है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उसको परपेचुएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है, ये सारे के सारे हमने काफ़ी सारे इश्यूज़ की बात करी कि डीप फेक को लेके काफ़ी सारे अब क्या इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। अब डीप फेक जो है कहीं ना कहीं इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंच रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में, ठीक है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं देखिए डीप फेक से जो भी हो रहा है ये सारी की सारी आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इसको लेके अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को टैकल करना है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कानून जो कि लोगों को पनिश करें या फिर आप लोगों को पीनलाइज करें। तो इंडिया में आज के समय में क्या क्या कानून हैं डीप फेक जो है इसके मिसयूज़ को लेके, क्या क्या इंडिया में कानून है। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इंडिया में कोई भी एक कानून नहीं है जो डायरेक्टली सिर्फ डीप फेक को टैकल करता हो। इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है,
लेकिन ध्यान में रखने वाली एक और बात है कि कोई भी डायरेक्ट कानून तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कानून हैं जो कि डीप फेक को इनडायरेक्टली काउंटर करते हैं। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल केसेस में डीप फेक को लेके अलग अलग कानून जो हैं वो इनडायरेक्टली लगाए जा सकते हैं। ये चीज़ देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला आईटी एक्ट है आपका। आईटी एक्ट के अलग अलग धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपका सेक्शन 66E है कि डीप फेक्स पे जो लागू होता है, अगर कोई भी डीप फेक किसी की प्राइवेसी को वायलेट करे तो लगता है। सेक्शन 67, 67A, 67B जो है आईटी एक्ट का, वो लगता है कि कोई भी अगर पब्लिश करे, कोई भी अगर ऑनलाइन पोस्ट करे या फिर एक दूसरे को शेयर करे कोई भी डीप फेक वाला कंटेंट, ठीक है, उस पर ये लागू होता है, उसको पेनल्टी मिल सकती है। एंड ये कानून जो है आपके सोशल मीडिया की जो वेबसाइट होती हैं उन्हें डायरेक्ट करता है, उन्हें ऑर्डर देता है कि अगर कोई भी ऐसा मॉर्फ्ड कंटेंट होता है, डीपफेक वाला कंटेंट होता है, उसको तुरंत टेक डाउन कर दिया जाए, तुरंत हटा दिया जाए, वरना वो अपना सेफ हार्बर की जो प्रोटेक्शन है वो सोशल मीडिया वो लूज़ कर देगा। ये कानून क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई सिचुएशन दूँ कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है, एक्स है, तो उस पर मान लीजिए कोई भी ऐसा डीप फेक वाला वीडियो जो किसी की रेप्यूटेशन को डैमेज करता है, ये कानून कहता है फेसबुक से कि इस वीडियो को तुरंत हटा दिया जाए। ठीक है, एंड अगर फेसबुक इसे नहीं हटाता तो फेसबुक को जो प्रोटेक्शन मिलती है आपके सेफ हार्बर के अंडर, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, उसे सरकार जो है विड्रॉ कर लेगी। ये होता है आपका एक कानून। उसके बाद आपका आता है एक तो आपका आईटी एक्ट हो गया, उसके बाद आता है आपका आईपीसी के प्रोविजंस कि आईपीसी के प्रोविजन जो अलग अलग साइबर क्राइम होते हैं उनको टैकल करने के लिए है। उसमें काफ़ी सारे प्रावधान, जैसे सेक्शन 509 है आपका इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। उसके अंडर अगर कोई डीप फेक यूज़ करके किसी वुमेन को की रिस्पेक्ट को, उसकी डिग्निटी को डैमेज कर रहा है तो उस पर ये लगता है। उसके बाद सेक्शन 499 है क्रिमिनल डिफेमेशन। सेक्शन 153 A and B है कम्युनल लाइंस के ऊपर अगर कोई ऐसा कर रहा है। और सेक्शन 469 है फोर्जरी टू हार्म रेपुटेशन ऑफ पार्टी। इतने कानूनों के अंडर डीप फेक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। बट ध्यान में रखने वाली बात है, ये सारे के सारे कानून स्पेसिफिकली डीप फेक्स के लिए नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्टली लगाया जाता है उन्हें। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि एक लीगल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो कानून है, इतने सारे इनडायरेक्ट कानून भी हैं, इनके भी कुछ ना कुछ नेगेटिव्स हैं। एक टाइप से वैक्यूम है कि देखिए जितने भी कानून हैं इनडायरेक्टली टैकल करते हैं। ठीक है, तो अगर एक कानून डायरेक्टली टैकल करेगा तो उससे रिलेटेड जो डिटेल में जो इश्यूज आते हैं उनको टैकल किया जा सकता है। लेकिन अब जो कानून है, काफ़ी सारे छोटी छोटी ऐसी चीज़ हैं जिन पे वो लागू नहीं होता है और वो लेकिन डीफेक से आगे बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि प्रेजेंट लॉज जो हैं अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हैं, टूटे हुए हैं, ठीक है, बिखरे हुए हैं। उसके बाद जो प्रेजेंट लॉज हैं दे आर इनएडिक्वेट टू टैकल द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एंड कहीं ना कहीं हमारे पास एक ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब पूरा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क कि कैसे किसी चीज़ को कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्या चीज़ गैर कानूनी है, क्या लिमिट है कानूनी होने की। ठीक है, कौन किस किस पे लागू होता है, किस किस पे नहीं होता, किस सिचुएशन में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ डिटेल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे देश में नहीं है। तो अब एक यहाँ पे बात होती है कि अगर होना भी चाहिए, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये आपका एनालिसिस वाला पॉइंट है, एनालिसिस या फिर आपका सजेशन वाला। अगर आपसे बोला जाए कि भाई आप एक पॉलिसी बताओ कि जिससे डीप फेक को इंडिया में रेगुलेट किया जा सके, वो चीज़ है यहाँ पे कि अगर पॉलिसी होगी भी, होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन। देखिए उसमें अगर एक ऐसी पॉलिसी हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहली बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो रेगुलेशंस हैं ये आपके मार्केट ट्रेंड्स पे होने चाहिए एंड जो अलग अलग तरीके के हार्म होते हैं
उस पे होना चाहिए। ठीक है, हमें एक टाइप से डीप स्टडी करनी चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से साइबर क्राइम डीप फेक को लेकर प्रचलित हैं, कौन से ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं, एंड उन्हीं को सबसे पहले टैकल करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो कानून हमने डिस्कस करे हैं, ये डीप फेक से डैमेज होने के बाद अप्लाई होते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो पहले ही स्टेज पे कोई चीज़ होने से ही, डीप फेक का वीडियो सर्कुलेट होने से ही रोके, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो हमें ऐसे कानूनों की ज़रूरत है जिससे ये चीज़ें पहली जगह पे अपलोड ही ना हो, ठीक है, सर्कुलेट ही ना हो, शेयर ही ना हो पाए। इस तरीके के हमें कानूनों की ज़रूरत है। ये आता कहाँ से है? ये लोगों के जागरूक होने से आता है। कि जैसे मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए देखिए, अब व्हाट्सएप में क्या आता है, अगर कोई भी ऐसा मैसेज बहुत बार फॉरवर्ड होता है मिस इन्फॉर्मेशन वाला, तो उसके ऊपर एक फॉरवर्डेड लिख के आ जाता है। ठीक है, इससे लोग सतर्क हो जाते हैं कि हाँ ये फॉरवर्डेड मैसेज है, बहुत बार सर्कुलेट हुआ है, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है गलत हो। ठीक है, तो इस तरीके से डीप फेक के साथ भी होना चाहिए कि लोग जो हैं, अगर मॉर्फ्ड की कोई इमेज है, कोई भी फेरबदल किया गया वीडियो है या इमेज है, उस पर अगर पता चल सके लोगों को कि हाँ इसमें डीप फेक का इस्तेमाल किया है, तो लोग उसे शेयर नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अवेयरनेस पे ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। उसके बाद एक ऐसा रेगुलेटरी मेजर कि जो एडजस्ट कर सके आपका जनरेटिव एआई से, जो समझ सके कि असल में एआई काम कैसे करता है, उसको समझ के अगर रेगुलेशन काम करे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब इसको लेके सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, ये हम सब देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो सरकार का इससे रिलेटेड क्या रवैया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने अभी रिसेंटली एक मल्टी स्टेक होल्डर, अलग अलग लीडर्स के साथ मीटिंग करी, एंड मिनिस्ट्री ने ये रिकॉग्नाइज किया, एक्सेप्ट करा कि हमारे पास किसी भी डीप फेक वीडियो को वेरीफाई करने का कोई सिस्टम हमारे पास आज के समय में नहीं है, एंड कहीं ना कहीं हमें एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। ये चीज़ मानी गई, लेकिन उसी तरफ मिनिस्ट्री ये भी मानती है कि अभी के समय के जो कानून हैं वो एडिक्वेट हैं, वो पर्याप्त हैं, एंड सेटिंग अप ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू लुक इनटू वायलेशन, कि जो अलग अलग सोशल मीडिया की कंपनीज हैं और सरकार भी है, कानून से हट के एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करे जो कि इन वायलेशंस को देखे, एंड एक ऑनलाइन ग्रीवियंस मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाए। तो सरकार का ये अप्रोच है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो स्टेट है, जो सेंटर है, वो एक अलग से डीफेक को टैकल करने के लिए अभी कोई रेगुलेशन लाने की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज़। यहाँ पे भी जब भी आप मेंस में बात करें कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप एग्जाम्पल की तरह कोट कर सकते हैं, या फिर आप इनको एस्से में भी इनके बारे में लिख सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और उसके रेगुलेशन के बारे में बात करें, तो ये वाले पॉइंट्स देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, वहाँ पे डीप फेक अकाउंटेबिलिटी बिल आया है अभी रिसेंटली 2023 में, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सोशल मीडिया पे गूगल हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी डीप फेक कंटेंट आएगा तो उसकी लेबलिंग करी जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं लिखा जाएगा कि हाँ ये डीप फेक वीडियो है। उसके बाद अगर कोई वीडियो का ऑल्टरेशन किया जाएगा किसी भी व्यक्ति का, तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और जो भी व्यक्ति गैर कानूनी तौर से अगर डीप फेक का इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल सैंक्शन होगा। और यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ है, वहाँ पे कोड ऑफ प्रैक्टिस, आपका एक EU-AI एक्ट है, यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है, उसके तहत आपका कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपका ऑन डिस इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर सोशल मीडिया जायंट्स टू टेक प्रिवेंटिव एक्शंस अंडर दिस एक्ट। कि ये वाला जो एक्ट है, ये कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इन पे बर्डन डालता है कि अगर डीप फेक वीडियो है तो ये कंपनीज सीधे एक्ट करें। और आज के समय में इंडिया में AI गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये एक तरह से आप अपना आंसर में वे फॉरवर्ड के तौर पे भी आप इसको समझ सकते हैं कि हमें अब आज के समय में कानून और
रिफॉर्म के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें एआई से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी लाने पड़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। एआई जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करना पड़ेगा। हमें लॉज ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जो बाकी देशों के सिर्फ कॉपी ना हो, लेकिन जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एडजस्ट करते हो, क्योंकि आज के समय में अब बाहर के देशों में काफ़ी सारे कानून आने लगे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जब इंडिया में भी कानून बनेंगे तो बाहरी कानूनों का भी रिव्यू होगा कि उनका क्या परफॉर्मेंस है। जो अच्छी चीज़ें होंगी हम कुछ उनसे ले सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको वैसे ही कॉपी ना करें, अपने नीड्स के हिसाब से उनको एडजस्ट करें। और हमें एक ऐसा कानून चाहिए कि जो इनोवेशन को टैकल करे, कि हम किसी भी चीज़ को इतना कंट्रोल करें कि उसमें अगर कुछ क्रिएटिविटी का स्कोप भी बना रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमने जो भी अभी आर्टिकल्स डिस्कस की हैं उनसे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक करके देख लेते हैं। हम अभी यूनेस्को कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखिए उससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है आपका ये वाला क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करें एंड इसको रीड करके आप इसको कमेंट में आंसर करें, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये आपका इस पर्सपेक्टिव में है कि आपके जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि देखिए अभी यूक्रेन के ऊपर सीधे क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो देखिए उससे रिलेटेड डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसको भी आप पॉज करिए एंड कमेंट में आंसर करिए। एंड ये है आपका एक लास्ट क्वेश्चन, आपका मेंस क्वेश्चन है। तो ये आपका नेबरहुड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। ये भी आपका GS2 का एक आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन है। इसको आप रीड करिए। डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव्स इन द लास्ट 2 years, शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडिया। देखिए तो ये क्वेश्चन अभी जो चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आपको नेबरहुड में क्या क्या चल रहा है ये जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करिए आप इसे 150 वर्ड्स फॉर 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करिए एंड कमेंट में इसको आंसर करिए। आपका आंसर का रिव्यू मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एंड अगर आपको कुछ इशू है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू।